नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का जो चैप्टर 9 है, यानी कि काव्य खंड का जो आपका पहला चैप्टर है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कबीर के दोहे और कबीर की जो साखियां और सबद है वो हमने पढ़ ली है और आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपनी कॉपी में उन्हें नोट डाउन भी कर लिया होगा और उसका जो भावार्थ है वो भी अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके काव्य खंड का ये। तो इसके भावार्थ को जरूर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, जरूर लिखें। जैसे कि मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि अगर कोई दिक्कत परेशानी या कोई समस्या आती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फिर भी पाठ में अगर कुछ समझ नहीं आया है, तो सारी समस्याएं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अगर क्लास में है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर क्लास में आपका माइक काम नहीं कर रहा है या आपकी क्लास नहीं चल रही है तो चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ये हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि गद्य खंड का पहला भाग है, पहला पाठ है। जैसे कि आपकी ये बुक डिवाइड कर दी गई है पाठ 1 से पाठ 8 तक। ये आपके गद्य खंड के चैप्टर हैं, जिसमें आपकी कहानियां हैं, संस्मरण है, निबंध है और बहुत सारे लेख अलग अलग तरह के हैं। और दूसरा आपका जो काव्य खंड है उसके अंदर आप देख सकते हैं साखियां, सबद, कविताएं और गजल आदि आपकी दूसरे खंड में दी गई हैं। तो आपकी काव्य खंड का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम गद्य खंड से अपना एक चैप्टर लेंगे, जो है पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। तो ये एक कहानी है, इसमें हीरा और मोती नामक दो बैल हैं, उनकी ये पूरी कहानी है। और इसमें एक छोटी सी बच्ची भी है जो आप देखेंगे कि जिसके माता पिता का देहांत तो हो चुका है और किस तरह से वो बैलों के साथ अपना समय बिताती है और फिर क्या होता है हीरा मोती नामक इन दो बैलों के साथ, वो पूरी स्टोरी हम जानेंगे आज के अपने इस सेशन में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये हमारे गद्य खंड का पहला भाग है। अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो अपनी बुक को भी ओपन कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर जरूरत आपको नहीं पड़ती बुक की, क्योंकि सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिखा दी जाती है। अगर आपके पास घर में बुक है तो घर पर भी रिवाइज कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर बुक है तो ऑन कर सकते हैं। तो ये है आपके जो आपका काव्य गद्य खंड जो आपका है उसका पहला चैप्टर। और आप देख सकते हैं इसके जो लेखक हैं, दो बैलों की कथा, ये आपकी एक कहानी है और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र, क्लास 9th में आप हैं, काफी कहानियां, काफी उपन्यास आपने मुंशी प्रेमचंद्र की पढ़े होंगे। बचपन से हम मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों को, मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों को पढ़ते हुए आते हैं। आगे आप जब पढ़ेंगे आपके गद्य खंड में आपकी जो कृतिका जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसमें आपका एक चैप्टर भी है जिसको आप पढ़ेंगे तो आप प्रेमचंद्र जी के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े उपन्यासकार प्रेमचंद्र जी हैं। तो इनके जीवन परिचय को एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम यानी कि जो उनका जैसे होता है मेन नाम, आपके भी कई नाम होते हैं, स्कूल में आपका कुछ और नाम होता है, आपके दोस्त आपको किसी और नाम से जानते हैं, तो उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बड़ी मुश्किल से बीए तक हो पाई, यानी कि ग्रेजुएशन तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की
परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। वैसे तो उनको क्योंकि उस जमाने के बीए पास वो थे, तो उन्हें शिक्षा विभाग में नौकरी मिल तो गई, लेकिन उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जब उन्होंने हिस्सा लिया तो उसके लिए उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा, अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन देना पड़ा और लेखन कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गए। यानी कि वो अब अपने देश के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने देश के लोगों को अपनी स्वतंत्रता के प्रति उनको उत्साहित करने के लिए वो लेखन कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद्र की कहानियां मान सरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। जो बाकी का जो जीवन परिचय है आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी कथा के बारे में, यानी कि जो आपको 2 बैलों की कथा इस पाठ में दी गई है, उससे कुछ यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। तो जो 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने कृषक समाज यानी कि जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, इस तरह के कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। आजकल तो कृषि भी, जैसे कि हमने यहाँ पर आपका एक चैप्टर भी पढ़ा है क्लास 8 में, अगर आप लोग को याद होगा, क्योंकि अभी अभी आप क्लास 8 से आए हैं, तो क्लास 8 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है लाख की चूड़ियां। क्लास 8 में आपने चैप्टर पढ़ा लाख की चूड़ियां। तो किस तरह से उसमें बताया गया है कि आज के मशीनी युग ने उद्योग धंधों को बंद कर दिया है। आज के शहरीकरण ने जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे धंधे हैं, काम काज है, लोग जो गांवों में खुद से किया करते थे वो अब बंद हो गए हैं, क्योंकि मशीनी युग आ चुका है। तो वही देखिए यहाँ पर भी एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि पहले के जो लोग थे, कृषक जो हुआ करते थे, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो लोग हुआ करते थे, वो अपने बैल यानी कि अपने खेत को जोतने का उपाय, अपने खेत को जोतने के संसाधन कि कैसे खेत में उन्होंने हल चलाना है, कैसे उन्होंने खेती बाड़ी करनी है, सारे औजार उनके पास उपलब्ध रहते थे, वो सारी चीजें खुद से किया करते थे। तो हर एक घर में लगभग आजकल तो ये पहाड़ों में भी नहीं है, ये मतलब पहाड़ों में तो अभी कुछ टाइम पहले तक ये सारी चीजें थी। अगर आप लोग पहाड़ों से अगर आप लोग आते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास सबके घरों में एक एक जोड़ी बैल जरूर हुआ करते थे। भले ही गाय एक ही होगी दुधारू या भैंस एक ही होगी दुधारू, लेकिन बैलों की एक जोड़ी जरूर हुआ करती थी, क्योंकि वो खेती के काम आते थे। लेकिन आजकल पहाड़ों में भी खेत जो है मशीनों से खेतों में हल लगाया जाता है। तो वही प्रेमचंद्र जी ने यहाँ पर कृषक समाज और पशुओं के बीच भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है कि कैसे एक कृषक के लिए, एक खेती बाड़ी वाले इंसान के लिए उसके जो पशु होते हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने ज्यादा महत्व रखते हैं, और वो पशु भी कितना अपने मालिकों से प्रेम करते हैं। एक भावनात्मक जुड़ाव जो उन दोनों के बीच में होता है। और दूसरा, इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, क्योंकि ये कहानी तब लिखी गई है जब हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उसमें हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उस समय
ये जब लिखी गई है कथा तो उसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, सहज अर्थात आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। और इस प्रकार यह कहानी इस प्रकार ये कहानी आजादी के आंदोलन से जुड़ी भावना से जुड़ी है। और इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग किया है और विकास किया है। तो शुरू करते हैं अपनी कथा को। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको इस कथा के बारे में डिस्कशन किया कि इस कथा में हीरा और मोती नामक दो बैल है। तो देखिए, बहुत ही प्यारी पंक्ति से एक कथा का शुभारंभ किया है, इस कथा को प्रारंभ किया है। देख सकते हैं आप, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, अगर आपके माता पिता को कभी आपको डांटना होता है, कई बारी आपके बड़े जब आपको डांटते, कई बारी टीचर्स भी इस तरह से हम निकल जाता है शब्द बच्चों के लिए कि जो मतलब अगर किसी को बुद्धिहीन की संज्ञा देनी होती कि तेरी बुद्धि काम नहीं करती क्या, समझ में नहीं आता, गधा कहीं का। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द हमें अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, कई बारी जब हम कुछ छोटी मोटी शैतानियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं, या कई बारी कुछ ऐसे मूर्खता भरे काम करते हैं तो हमें सुनने को मिलते हैं। तो गधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम मूर्खता करते हैं, तो यानी कि गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन माना जाता है, बुद्धिहीन समझा जाता है। और देखिए, जब हम आदमी यानी कि जब हम लोग किसी को परेल दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, यानी कि जब हम किसी को बेवकूफ कहना चाहते हैं, आप अपने सामने अपने मित्रों को भी कभी हम कहना चाहते हैं कि मतलब किसी को बहुत ही परेल दर्जे का, यानी कि बहुत निचले स्तर का बेवकूफ, कि कैसे तूने ये बेवकूफियत कर दी, कैसे तूने ये ऐसी नासमझी कर दी, तो उसे हम गधा कहते हैं ना। ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच लिखी हुई है ये पंक्ति, भले ही आज से 100 साल पहले लिखी हुई पंक्ति है, लेकिन ये बिल्कुल सच लिखी हुई पंक्ति है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन की वजह से, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। अब कंफ्यूजन ये है कि क्या गधा सच में बेवकूफ है या उसके सीधेपन ने। कई बार क्या होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा सीधा होता है, बहुत, जैसे कि आज के समय में इंसान कहीं पर कोई सीधा होता है ना, तो जो सीधे व्यक्ति की तो चलती ही नहीं है, सीधे व्यक्ति को तो कोई मुंह ही नहीं लगाता है। जो ज्यादा बोलने वाला होगा, जो ज्यादा घुलने मिलने वाला होगा, जो ज्यादा किसी भी चीजों में इंटरेस्ट लेने वाला होगा या इंटरफेयर करने वाला होगा, उसे ही बहुत चुस्त समझा जाता है, बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता है। लेकिन अगर बहुत कोई कम बोलता है, ज्यादा लोगों के बीच पार्टिसिपेट नहीं करता है, बातचीत नहीं करता है, तो उसे उसके सीधेपन के कारण उसे बेवकूफ समझा जाता है, गधा समझा जाता है। तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और आप लोगों से पूछा गया है कि क्या गधा सच में बेवकूफ है या उसके सीधेपन की वजह से उसे निरापद, ये सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता, इस बात का फैसला नहीं कर सकते हैं, इस बात का कोई क्लियर निश्चय नहीं कर सकते हैं। गाय सींग मारती है, देखिए गायों को अगर कोई परेशान कर दे तो वो सींग मारती है, और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। अगर गाय ब्याई हो तो और ज्यादा वो सिंहनी बन जाती है, यानी कि उनके बच्चों को अगर कोई परेशान करे, अगर उन्हें वो कोई फालतू में छेड़े तो वो एक सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, जैसे कि नाम से ही उसको बहुत लोग बहुत नीचा समझते हैं, तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, यानी कि कभी कभी वो भी भौंक पड़ता है किसी भी व्यक्ति पे, है ना। लेकिन किंतु गधे को
कभी भी ना तो क्रोध करते हुए देखा, ना ही कभी सुना। ऐसी कोई बात हमने कभी नहीं सुनी, नहीं देखी कि गधे को गुस्सा आया हो। ठीक है, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। यानी कि कभी भी वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, कभी भी वो अपने लिए बात नहीं करता, कभी भी वो अपने लिए, चाहे वो कितना भी उसे मार लो, चाहे उसे कैसी भी खराब से खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, तो कभी वो ऐसे नहीं कहता कि मुझे मत मारो, मुझे ये खाना नहीं खाना। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है, बिल्कुल सीधे खड़ा रहता है। वैसाख में एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर विषाद स्थायी भाव से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। हर कोई व्यक्ति, चाहे जानवर, वो क्या होता है कि उसके चेहरे पर, कोई भी जानवर हो, कोई व्यक्ति हो, सुख दुख, लाभ हानि, कोई भी उसकी दशा अवस्था उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। लेकिन जो गधा है, उस पर अभी भी, आज तक कभी भी उसके चेहरे पर कोई जो एक स्थायी भाव है, विषाद, जो बिल्कुल कभी अपरिवर्तनशील जो उसके चेहरे का एक भाव है, वो कभी भी नहीं बदलते किसी ने देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। देखिए, पहले इस तरह के लोगों को जो कम बोलते थे, हर चीज सहन करते थे, धैर्यवान हुआ करते थे, उनको ऋषि मुनियों की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन सारे जो गुण हैं वो एक गधे में है, उससे भी ऊपर है, क्योंकि ऋषि मुनि भी कभी क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे, लेकिन गधे में तो ये सारे गुण उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। यानी कि किसी इंसान के, किसी प्राणी के सद्गुणों का, अच्छे गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कहानी में? हैंड रेज करेंगे अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो, हाथ खड़ा करेंगे अगर कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है तो। यस, वेरी गुड। जीआईसी बाघ वाला, जीआईसी ओडली। बच्चे, कोई बच्चा रीड करना चाहता है आगे चैप्टर को? हम यहाँ से आगे को पढ़ना शुरू करेंगे। फटाफट माइक ले लीजिए अगर कोई रीड करना चाहता है चैप्टर को। जैसे कि मैं आप लोगों से कहती हूँ हर बार कि अपना माइक रेडी रखिएगा, बी रेडी फॉर द क्लास। हमेशा अपनी क्लास के लिए रेडी रहिए, अपना माइक प्रॉपर सेट करके रखिए, उसे ऑन कीजिए बस। यस, जीआईसी ओडली, वेरी गुड बच्चे। माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ, दूसरे को नहीं पकड़ाना है। आपने माइक ले लिया, आप ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई कुछ ऐसा नहीं है कि आपको डांट पड़ेगी, आपको मार पड़ेगी, आपने गलत पढ़ लिया। चलिए, वेरी गुड बच्चे। कदाचित तो खड़े हो जाइए सीधापन आप। संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचाकर रखते, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। सभ्य कराते रहते। यस, जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की मध्य जातियों में गण्य बना दिया। वेरी गुड। नाम क्या है बच्चे आपका? आंचल। आंचल, वेरी गुड आंचल, बहुत अच्छे। और कोई बच्चा क्लास का?
क्लास का और कोई बच्चा? बिल्कुल भी शर्माने की, हिचकिचाने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये जीआईसी बाग वाला में भी काफी बच्चे हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे माइक को कम ही थोड़ा सा गधा अपने है मुंह के पास रखिए। और वह एक बैल बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों से सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी गुड गुड, काछी एक के मिनट दोनों बच्चे, एक बैलों के नाम मिनट, थे। एक मिनट, एक्सप्लेन करने दीजिए। यस, वेरी गुड, बैठ जाइए। नाम क्या है बच्चे आपका? हिमांशी राणा। आंचल और हिमांशी, दोनों के लिए क्लैप करेंगे सबसे पहले तो। बहुत बड़ी बात होती है, बच्चे तो माइक लेकर पढ़ना भी नहीं चाहते, जबकि स्क्रीन पर सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। केवल माइक लेना है, पढ़ना है, और आप सभी को पता है, मुझे पता है, सबको आता है पढ़ना, सबको बहुत अच्छे से आता है। क्लास 9th में आप आ चुके हैं, ऐसे ही थोड़ी क्लास 9th में आए, पढ़ लिख कर ही तो आए ना। तो इसीलिए बस केवल अपने अंदर की ये जो झिझक है, ये जो डर है, ये इसको आपने दूर करना है बस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप अपनी क्लास में भी खड़े होते हैं, पढ़ते हैं, सेम चीजें यहाँ पर हो रही है, क्लास चल रही है ये भी आपकी। और देखिए इतने सारे बच्चे हैं, बच्चे काफी अच्छा पढ़ रहे हैं। तो हम अभी तक यहाँ पर गधे के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब हमने कहा कि इतना अनादर किसी के सद्गुणों का, यानी कि इतने सारे गुण जब उसके अंदर है, तो उसका इतना अनादर क्यों किया जाता है? इतने सारे सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको संसार में जीना है, तो इतना सीधापन आपके किसी काम का नहीं। आपको कहीं ना कहीं तो तेज तर्रार बनना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप तेज बनिए, अपने लिए बनिए। ऐसा नहीं कि तेज बन के आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, दूसरों के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। तो इस तरह का तेज बनने की यहाँ पर बात नहीं की है। यहाँ पर बताया है कि इतना ज्यादा सीधापन कि आप सब कुछ अपने ऊपर ले लो, तो आपको गधे की संज्ञा मिल जाए। तो इतना ज्यादा सीधापन तो संसार के लिए अच्छा नहीं है। और उस समय यहाँ पर प्रेमचंद्र जी हमें बता रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। कहते हैं, देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? उस समय वहां पर अमेरिका, अफ्रीका, इन देशों में काले गोरे का भेद हुआ करता था। बहुत ज्यादा इस तरह से माना जाता था कि जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजों को गोरे भी कहकर बुलाते थे, ये गोरे, तो उनको गोरे कहा जाता था। और भारतवासियों को या बाहर, वो अपने देश में उन्हें घुसने नहीं देते थे, उन पर बहुत सारे अत्याचार होते थे। और देखिए क्यों? क्योंकि वो बहुत सीधे होते हैं, सरल, सीधे और सरल लोग। क्योंकि बेचारे शराब नहीं पीते, पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। यानी कि बाहर देश आदमी जा रहा है पैसा कमाने के लिए, तो वहां पर अगर वो सारा पैसा अपना शराब में उड़ा देगा, अपनी फालतू की चीजों में उड़ा देगा, तो कैसे वो कुछ अपने लिए पैसे बचा पाएगा जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है। तो वही सोचकर वो थोड़े बहुत पैसे बचाते थे, जी तोड़ कर वहां पर काम करते थे, मेहनत करते थे, किसी से भी वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और अगर वो कहीं पर काम भी कर रहे हैं तो वो चार बातें सुन लेते थे, थोड़ा सा अपने मन में अपने गम को, अपने दुख को छुपा लेते थे, लेकिन फिर भी बदनाम हो जाते थे। और कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, यानी कि जीवन के आदर्श को वो नीचा करते हैं। वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वहां पर ये सब नहीं ठीक है। क्योंकि अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी कि वे भी अगर अपने लिए स्टैंड उठाना सीख जाते, अपने पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते, अपने पर हो रहे कोई भी जुल्म का विरोध करते, उसके खिलाफ लड़ते, तो शायद वो सभ्य कहलाते। अब जापान की मिसाल देखने को मिली है कि एक ही विजय ने उसको संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जापान ने जो हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला किया था,
तो इससे पहले शायद जापान को कोई नहीं जानता होगा, शायद जापान इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा, शायद लोग उसे नहीं जानते होंगे कि ये इतना शक्तिशाली है, लेकिन जब उसने इस तरह का काम किया तो उसने उसको संसार की सभी सभ्य जातियों अर्थात कि हाँ भाई जापान के अंदर भी कुछ न कुछ है, इससे पंगा नहीं लेना है, तो ऐसी जातियों में गण्य बना दिया, गिना जाने लगा जापान भी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही है, हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि गधे का एक और छोटा भाई भी है। देखिए, बैल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बैल का परिचय देने के लिए आपको इतनी सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं अभी तक कि गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी कि उससे थोड़ा कम गधा है, उतना ज्यादा सीधा नहीं है, और वह है बैल, जिसे अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में मिलते जुलते में बछिया के ताऊ, बछिया होती है ना जो फीमेल, एक काव होती है फीमेल, और जो बैल होता है वो मेल होता है। ठीक है, जो काव का जो बेबी काव होता है, छोटा बच्चा जो होता है, उसका ताऊ बताया गया है बैल को। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि बछिया के ताऊ का भी प्रयोग कुछ इसी अर्थ में किया जाता है, यानी कि उससे भी सामान ढुलवाया जाता है, उससे भी खेती बाड़ी करवाई जाती है और उसको भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। कुछ लोग बैल को बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, जैसे कि देखिए बैल की संज्ञा भी दी जाती है कई बार, कोई मूर्ख होता है ना, या कोई बहुत ज्यादा सीधा होता है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता, तो उसको कहते हैं बैल जैसा इंसान है। ठीक है, तो कुछ लोग तो बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारा विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी सींग भी मारता है और कभी कभी आपने अड़ियल बैल भी देखने को मिला है आपको, यानी कि वो कोई भी काम सीधे से नहीं करता, अगर उसको इस तरफ को ले जाने को चलो तो उस तरफ को दौड़ता है, उधर को ले जाने के लिए दौड़ो तो उस तरफ को दौड़ता है, और कई कई बार तो रास्ते में दूसरा बैल मिलते ही भिड़ जाता है उससे, उससे लड़ने लगता है और कई रीतियों में वो अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी कि वो अपने लिए कई रीतियों में स्टैंड उठाता है, अपने लिए वो खड़ा होता है, अपने लिए वो लड़ता है, अपना गुस्सा दिखाता है, तो उसका स्थान गधे से थोड़ा सा नीचे है। आगे कंटिन्यू अगर कोई बच्चा करना चाहता है फटाफट माइक ले लीजिए। अगर पाठ को कंटिन्यू आगे कोई बच्चा करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो माइक ले लीजिए। वेरी गुड। क्या एक ही स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ाई हो रही है यहाँ पर? यस बच्चे, शुरू कीजिए। कच्ची के दोनों थोड़ा माइक को अपने मुंह के पास रखिए, फिर से शुरू कीजिए। झूरी काची के दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, कम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचार हो गया था। दोनों अपने सामने आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुंह भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते, कैसे समझ जाता उनमें था? कोई गुप्त शक्ति थी अवश्य ही, जिसमें जीवों में श्रेष्ठता दवा करने वाला मनुष्य विचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे आत्मीयता, यस, भाव से जैसे दोस्तों के घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ हल्की सी रहती है।
जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त बस बस ये बस दोनों स्टॉप। बैल। नाम क्या है बच्चे आपका? माही राणा। माही। क्लैप करेंगे सभी माही के लिए। वेरी गुड। अभी आगे जो पढ़ेगा ना, वो पढ़ेंगे बाघ वाला के बच्चे, जीआईसी बाघ वाला के बच्चे पढ़ेंगे, वो भी बॉयज। जीआईसी बाघ वाला से बॉयज, गर्ल्स नहीं बॉयज। जीआईसी बाघ वाला, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे एक बार में। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करेंगे एक बार में। जीआईसी बाघ वाला। तो बच्चे, आज का जो हमारा ये टॉपिक था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा हमें सीख देने वाला है, हमें ज्ञान देने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर बच्चे काफी हैं क्लास में, लेकिन इंटरेक्ट। आप जीआईसी ओडली बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने प्रयास किया। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं आता। मुझे पता है जीआईसी बाग वाला में जितने बच्चे हैं या बाकी स्कूल्स में जितने बच्चे हैं सबको आता है, सब बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों माइक उठाकर बात करने में उन्हें हिचक महसूस होती है, वो डरते हैं। इसी कारण देखिए बच्चे, ये तो केवल रीडिंग है यहाँ पर। इस कारण आप कई बार, अगर आपके कोई डाउट्स भी होंगे ना, अगर आपको कुछ दिक्कत भी होगी, कोई चीज नहीं भी समझ आ रही होगी, तो आप वो हमसे पूछ भी नहीं पाएंगे इस कारण। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप बार बार इंटरेक्ट कीजिए। अगर आप हमसे बातचीत करते रहेंगे, अगर आप क्लास में खड़े होकर माइक लेकर पढ़ेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अपनी समस्याएं भी हमारे सामने रख पाएंगे। अगर आपकी कोई बात होगी, कोई सुझाव होगा कि मैम क्या हमें पढ़ाना, ये हमें पढ़ा दीजिए, या ये हमने पढ़ लिया है, या इसको ऐसे पढ़ना है, जो भी चीजें आपके सुझाव या आपकी समस्याएं, तो आप हमारे साथ रख सकते हैं। लेकिन बच्चे, आप तो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट टाइम जीआईसी बाघ वाला में काफी बच्चे हर बार रहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम शुरुआत वहीं से होगी। जो भी यहाँ पर बच्ची ने अभी पढ़ा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।